तिवारी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री और पूर्व कलेक्टर रहे IAS श्री OP चौधरी जी, अनुराग सिंह जी, योगेश गांबा जी। आज के हमारी जो चर्चा का विषय है भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा। साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने 2 परिवर्तन यात्रा निकाली। पहली परिवर्तन यात्रा 12 सितंबर को मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद लेकर के दंतेवाड़ा से वो परिवर्तन यात्रा प्रारंभ हुई है। और जो दंतेवाड़ा से परिवर्तन यात्रा प्रारंभ हुई है वो करीब 45 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करते हुए बस्तर संभाग, दुर्ग संभाग और रायपुर संभाग, ये 45 विधानसभा क्षेत्रों में वो परिवर्तन यात्रा चल रही है। हमारी जो दूसरी परिवर्तन यात्रा है जिसके लिए आज हम बैकुंठपुर में लेकर के आए हैं, ये परिवर्तन यात्रा पिछले 15 सितंबर को मां खुड़िया रानी का आशीर्वाद लेकर के कुमार दिलीप सिंह जूदेव की जन्मभूमि कर्मभूमि जसपुर नगर से प्रारंभ हुई। ये परिवर्तन यात्रा करीब 1300 किलोमीटर चलेगी और इस परिवर्तन यात्रा से हम करीब 40 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचेंगे। इस परिवर्तन यात्रा में सरगुजा संभाग और बिलासपुर संभाग के 40 विधानसभा क्षेत्रों को हम कवर करेंगे। हमने परिवर्तन यात्रा निकाला क्यों? परिवर्तन यात्रा का हेतु क्या है? यह हमारी परिवर्तन यात्रा 2003 में भी हमने निकाला था, जिस समय माननीय अजीत जोगी जी मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार। परिवर्तन यात्रा निकालने का जो हेतु है, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। 15 साल तक डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ को संवारने का प्रयास किया, यहाँ की मूलभूत और बुनियादी समस्याओं के निदान करने का प्रयास किया। लेकिन दुर्भाग्य है कि पिछले 2018 के चुनाव में श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस की यह सरकार पूर्ण रूप से दिशा विहीन हो गई, अपने पथ से विमुख हो गई। इन्होंने जन घोषणा पत्र में झूठे वादे किए। 36 प्रमुख वादे थे, 300 से ज्यादा छोटे छोटे वादे थे। आज हमने परिवर्तन यात्रा निकाला इसलिए है कि अगर छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा अगर कोई दुखी है, पीड़ित है और व्यथित है तो छत्तीसगढ़ का भूमि पुत्र और अन्नदाता किसान है। वो इसलिए है, कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था कि हम हर किसान का कर्जा माफ करेंगे। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि जिन किसानों ने राष्ट्रीयकृत बैंकों से कर्जा लिया था, जिन किसानों ने निजी बैंकों से कर्जा लिया था, उन किसानों का आज तक, अब ये सरकार की विदाई का समय आ गया, आज तक उनका कर्जा माफ नहीं हुआ है। हमारे जितने छोटे मंझोले किसान हैं, गिरदावरी में उनकी जमीन को नाप दिया गया, जो 1 एकड़, 1.5 एकड़, 2 एकड़, 2.5 एकड़ के किसान हैं। और इन किसानों की संख्या छत्तीसगढ़ में 80% से ज्यादा है। इन किसानों की जमीन को नापा, इनकी जमीन को विलोपित कर दिया। पिछले 3 साल से एक क्रम चल रहा है, ये किसान 3 साल से धान बेचने से वंचित है, 80% किसान। तीसरी बात, छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार किसानों के बीच में, प्रदेश की जनता के बीच में इस बात का भ्रम फैलाती है कि धान हम खरीदते हैं। हम आपके माध्यम से इस प्रदेश के किसानों को और इस प्रदेश की जनता को बताना चाहते हैं कि धान खरीदी में 80% से ज्यादा राशि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की केंद्र की सरकार देती है। 2183 रुपया सपोर्ट प्राइस है मोटा धान का, 2203 रुपया सपोर्ट प्राइस है एमएसपी में
पतला धान का, और सपोर्ट प्राइस तय करती है भारत की सरकार, केंद्र की सरकार। उसके आगे का जो पैसा है, उसका शेष जो पैसा है, वो बोनस के रूप में छत्तीसगढ़ की सरकार देती है। लेकिन इन्होंने कहा कि 2500 में हम धान खरीदते हैं, अब 2800 में खरीदेंगे। हम भूपेश बघेल जी से मांग करते हैं कि केंद्र सरकार की जो राशि है एमएसपी की, उसको अलग करके क्या आप 2800 रुपया किसानों को देंगे अपनी ओर से? इसकी आप घोषणा करते हैं। आप अपने खाते से, अपने खजाने से 2800 रुपया देंगे? हम चुनौती देते हैं कि 2800 रुपए की घोषणा करें। लेकिन इस प्रदेश के किसानों को उन्होंने भरमाया और जनता को इन्होंने गुमराह किया है। फिर कहते हैं कि केंद्र सरकार का कोई सहयोग हमको नहीं मिलता। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस 4.25 साल में छत्तीसगढ़ प्रदेश को भारत की सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार ने धान खरीदी के लिए 74,000 करोड़ रुपया दिया है। सिर्फ 22,000 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ की सरकार ने उसमें लगाया है। अब ये कहते हैं कि धान खरीदी के लिए भारत की सरकार पैसा नहीं देती। अरे भैया, धान से जो चावल बनता है वो तो भारत की सरकार लेती है ना। भूपेश जी से पूछना चाहते हैं, वो किसान पुत्र हैं, धान से ही तो चावल बनता है कि कोई नई प्रक्रिया उन्होंने निजात की? तो किसानों को भरमाने का प्रयास इस छत्तीसगढ़ प्रदेश को यहां की कांग्रेस सरकार कर रही है। किसानों की जितनी दुर्गति हो रही है, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि आप यहां के सहकारी बैंक में अभी इसके बाद चले जाइए। किसान के खाते में जो पैसा आता है, आदरणीय मोदी जी किसान सम्मान निधि भेजते हैं, साल में 6,000 रुपया 3 किस्तों। यहां की सरकार जो पैसा देती है, किसान को सहकारी बैंकों में, कोऑपरेटिव बैंक में अपने ही पैसे को निकालने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। आप जाकर के देख लीजिए, मैंने अपने क्षेत्र में देखा है। मैं जब दौरे में जाता हूं तो किसान मेरे को बताते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक सवेरे 10 बजे से किसान आता है और शाम को 6 बजे वो खाली हाथ वापस फिर घर जाता है। ये किसानों की दुर्दशा छत्तीसगढ़ प्रदेश में, जो मुख्यमंत्री अपने आप को कहता है कि मैं किसान का बेटा हूं, किसान अपने ही पैसे को निकालने के लिए कसरत करता है। बिचौलियों का पैसा पहले निकलता है, किसान का पैसा 3 दिन 4 दिन में निकलता है। कोऑपरेटिव बैंक में जाइए आप, सहकारी बैंकों में, वहां के अधिकारी किसानों से दुर्व्यवहार करते हैं। मैंने कृषि विज्ञान केंद्र के एक कार्यक्रम में जब किसानों से संवाद किया तो मैंने कोऑपरेटिव बैंक के अधिकारियों को कहा था कि जैसे रेलवे में पूछताछ का एक काउंटर होता है, वैसे किसानों को सहयोग करने के लिए हर सहकारी बैंक में एक काउंटर खोला जाए, जिसमें किसान जाए। ऐसा कोई फार्म है जिसको फुलफिल नहीं कर पाता, वो नहीं भर पाता, उसका सहयोग करेंगे। गांव से किसान आता है, लेकिन इस छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार के जमाने में सबसे ज्यादा दुर्गति अगर किसी की होती है तो किसान की होती है। साथियों, इन सारे विषय को लेकर के हमने परिवर्तन यात्रा निकाली। जब से भूपेश जी के नेतृत्व में यह सरकार बनी, आप देख लीजिए, हिंदुस्तान की आजादी के बाद किसी राज्य सरकार के ऊपर इतने करप्शन के आरोप नहीं लगे, इतने घोटाले के आरोप नहीं लगे। और सिर्फ आरोप नहीं, ईडी ने, आईटी ने उसको प्रमाणित किया है अपने प्रेस नोट, अपने स्टेटमेंट। चाहे वो कोयला घोटाला हो, शराब घोटाला हो, राशन घोटाला हो, जमीन घोटाला हो, गौठान में घोटाला हो, गोबर में घोटाला हो, भर्ती में घोटाला हो, पीएससी में घोटाला हो, इन सारे घोटालों को, चाहे महादेव ऐप का मामला, 417 करोड़ रुपया ईडी ने अभी
महादेव ऐप के मामले में, सट्टा बाजार के मामले में 417 करोड़ रुपए की संपत्ति को सरेंडर करवाया। तो ये जो छत्तीसगढ़ की सरकार है, ये घोटालों की सरकार है, और जितने घोटालेबाज हैं उनका संरक्षण छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है। यहां का प्रशासन कर रहा है, यहां का शासन कर रहा है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी सीडी कांड में स्वयं बेल में, उनके निजी सचिव और कुछ भ्रष्ट अधिकारी और कई व्यापारी जेल में। इस अक्टूबर में उनको 1 साल हो जाएगा। तो ये स्थिति इस राज्य सरकार की है, इस छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की है। इसलिए हमने परिवर्तन यात्रा निकाला है कि हम जनता के बीच में जाएंगे, इन सारे चीजों को जनता को बताएंगे। कानून और व्यवस्था की स्थिति इस प्रदेश में बद से बदतर है। जिस प्रकार से नित नए किस्म के घोटाले होते हैं, उसी प्रकार से नित नए किस्म के यहां पर क्राइम होते हैं, अपराध होते हैं। जब भी हम सुबेरे का अखबार उठाते हैं, प्रतिदिन चोरी, डकैती, हत्या, फिरौती, अपहरण, बलात्कार, साइबर क्राइम। आज ही मेरे पास एक अखबार की कटिंग पड़ी है। कल सुबेरे रायगढ़ में एक्सिस बैंक में डाका, 562 करोड़ के केस और जेवर लेकर के डकैत भाग गए। रात को नहीं, सुबेरे, दिन के उजाले में अपराध हो रहा है। यह छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर है। हमारा आरोप कि जो अपराध घटित हो रहे हैं, सत्ता पक्ष के कांग्रेस के नेताओं का अपराधियों को संरक्षण प्राप्त है। भिलाई में जो घटना घटित हुई परसों, मनकीत सिंह भिलाई गदर फिल्म देखने के बाद पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने पर एक विशेष समुदाय के लोगों ने, मुस्लिमों ने उसकी जघन्य हत्या कर दी। ये छत्तीसगढ़ का वातावरण। कोई नौजवान अगर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारा लगाता है, देशभक्ति का वो जीवंत प्रमाण है। लेकिन दुर्भाग्य ये है, मुख्यमंत्री के गृह जिले में एक विशेष वर्ग के लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग, उसकी सरेआम बर्बर तरीके से हत्या करते हैं। मुख्यमंत्री मौन, मुख्यमंत्री की बयानबाजी अपराधियों को पकड़ने के बजाय उनके पीछे और कौन लोग थे। इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है छत्तीसगढ़ में बढ़ी। बीरनपुर में हमारे साहू समाज के, ओबीसी समाज के एक नौजवान की इसी समुदाय के लोगों ने विभत्स तरीके से हत्या की। मुख्यमंत्री जी आज तक उस परिवार से मिलने नहीं गए। वहां के विधायक रविंद्र चौबे जी उस परिवार के चौखट तक नहीं पहुंचे। गृह मंत्री उसी दुर्ग जिले के हैं, उनको फुर्सत नहीं मिली है। इस घटना को 3 महीने से ज्यादा समय हो गए। ये छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार संवेदनहीन सरकार है। उत्तर प्रदेश में कोई घटना होती है, अपने आकाओं को खुश करने के लिए मुख्यमंत्री जी 50-50 लाख रुपए उनको सहयोग राशि देने की घोषणा करते हैं। लेकिन बीरनपुर में और इस भिलाई की घटना में, बगीचा में, जसपुर में हमारे कोरवा आदिवासी जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र हैं, मैं उस जांच में गया। 4 लोग फांसी के फंदे पर झूल गए भूख के कारण। 3-3 महीने से उस क्षेत्र में राशन का वितरण नहीं हुआ। मैं और रामविचार जी वहां गए थे, पहाड़ी के ऊपर 2 से ढाई घंटा हम उस
गांव में रहे, प्रशासन से हमने बातचीत किया, लेकिन दुर्भाग्य है एक दिन पहले मुख्यमंत्री जी आए थे जसपुर नगर में, चापर से उसी गांव से ऊपर से होकर के निकल गए, लेकिन 5 मिनट उस गांव में उनका चापर नहीं उतर पाया, पीड़ित परिवार से नहीं मिल पाए। ये किसी भी मुख्यमंत्री के लिए और किसी भी सरकार के लिए इससे शर्मनाक बात और कुछ नहीं हो सकती कि किसी राजा के राज में हमारे आदिवासी भाई की भूख से मौत हो, भूख के कारण वो अपनी जीवन की ये लीला समाप्त करे फांसी लगा करके। ये इस छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए अत्यंत ही दुर्भाग्य की बात है और इसलिए हमने परिवर्तन यात्रा निकाली। इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से हम जन जन तक जाने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को छत्तीसगढ़ प्रदेश के इस भूपेश कुशासन के असली चेहरे को उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं। इस परिवर्तन यात्रा में हमारे राष्ट्रीय नेता भी शामिल हो रहे हैं प्रमुख स्थानों पर। कल आसाम के मुख्यमंत्री माननीय हेमंता जी आए थे, परसों उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी शामिल हुए थे, आज हमारे साथ ओपी चौधरी जी पूरे परिवर्तन यात्रा में अब रहने वाले हैं। और भी कुछ विषय मैं हमारे प्रदेश के महामंत्री आदरणीय ओपी चौधरी जी से कहूंगा कि कुछ देर आपसे संवाद करें, उसके बाद आपका जो प्रश्न होगा। ये विशेष विषय पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। बाकी सभी विषयों पर आदरणीय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय नारायण चंद्र जी ने विषय रख दिया है। जो बीएससी का मुद्दा है वो छत्तीसगढ़ के हमारे युवा भाई बहनों के साथ सबसे बड़ा धोखा है। आप सभी ने कल सोशल मीडिया में माननीय हाईकोर्ट की टिप्पणियां देखी होंगी पिछले पीएससी के संबंध में, और अभी लेटेस्ट पीएससी का जो रिजल्ट आया है उसमें कई आंसर शीट जो वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया में वो बहुत ही चिंतनीय है। क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि गांव से अपने ज़िंदगी को बदलने के लिए, शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन को बदलने के लिए बहुत गरीब घरों के बच्चे भी शहरों में जाते हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं। किसी के माता पिता ज़मीन को बेचकर, किसी के माता पिता जेवर को, गहने को बेच करके बेचते हैं। और ये तैयारी की प्रक्रिया बहुत मेहनत की होती है, बहुत समर्पण की होती है, और उस पूरी प्रक्रिया से मैं खुद गुजरा हूँ, इसलिए उस दर्द को भी मैं महसूस करता हूँ। इस बार जो सोशल मीडिया में आंसर शीट वायरल हो रहे हैं, इसमें एक आंसर शीट पे जो प्रश्न आया था पीएससी में वो हनुमान सिंह जी के बारे में आया था। हनुमान सिंह जी को हमारे छत्तीसगढ़ में 1857 की क्रांति के दृष्टि से मंगल पांडे कहा जाता है, उनके बारे में एक प्रश्न आया था। और जो इसमें आंसर लिखने वाला जो अभ्यर्थी है वो आदरणीय शहीद वीर नारायण सिंह जी के बारे में पूरा लिखा, 8 में से 5.5 अंक उसको दिया गया है। ये सोशल मीडिया में सबके सामने आ चुका है, प्रतिष्ठित अखबारों ने भी इसे प्रकाशित किया। इसी तरह का दूसरा उदाहरण मैं देना चाहूँगा, कुनो अभ्यारण्य। कुनो अभ्यारण्य जो कि मध्य प्रदेश में है, जहाँ पे चीता का संरक्षण किया जा रहा है, उस कुनो अभ्यारण्य के बारे में अभ्यर्थी लिखता है कि ये असम राज्य में है, लिखता है। और यहाँ पे एक सबसे पहला अभ्यारण्य भी लिख करके गलत एक बात रखता है। उसके भी इसे 2 में 2 अंक दिया गया, ये सामने आया। तीसरा मैं उदाहरण देना चाहूँगा, गणित का प्रश्न है, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी से संबंधित प्रश्न। इसमें अभ्यर्थी हल करते करते जाता है और 12/52 के बाद उसे 1/4 लिख देता है, जबकि वो 3/13 आना चाहिए, उसके जगह पे 1/4 लिख देता है और उसको पूरे में पूरे अंक मिल जाते हैं। और ये जो जितने आंसर मैं बता रहा हूँ उनमें सही अंक लिखने वालों को कम नंबर मिले हैं और ये गलत आंसर लिखने वालों को ज़्यादा नंबर मिले। जो पीएससी कंप्यूटर के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में प्रश्न आया था, प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम लिखिए, उस पर कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर ये सब लिखा हुआ है जो कि हार्डवेयर के पार्ट होते हैं, न कि ऑपरेटिंग सिस्टम के। उसके बाद भी पूरा में पूरा अंक दे दिया गया। जो सही उत्तर लिखे हैं उनको कम अंक दिया गया। इस तरह के अनेकों उदाहरण इसी तरह का देख सकते हैं। फुलिश आंसर लिखना था, फिल इन द ब्लैंक्स अंग्रेजी में, उसमें 2 लोगों ने सेम आंसर लिखा लेकिन अलग अलग नंबर दिए गए। एक को एक नंबर दिया गया, दूसरे को 2 नंबर दिया गया। आईने 10 साल की जगह बताया मिरर। प्रदेश के प्रतिष्ठित अखबार
दैनिक भास्कर ने प्रकाशित किया था कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है यह भी। और इसमें आप देख सकते हैं कि आईने 10 साला पर प्रश्न आया था, जो कि मध्यकालीन भारत में एक राजस्व व्यवस्था थी। उसके जगह लिखता है कि 10 प्रकार के आईने थे, उसमें एक आईने में अकबर एक दिन अपना कंघी करता था, फिर दूसरे दिन दूसरे में करता था। इस तरह का लिखा है आंसर और उसको पूरे नंबर दिए गए हैं। दैनिक भास्कर ने इसे प्रकाशित किया है। तो कांग्रेस के राज में तो संगमरमर की परिभाषा पूछेंगे तो लगता है कि भूपेश बघेल जी और कांग्रेस के लोग बोलेंगे तो साथ साथ मरते हैं उनको संगमरमर कहते हैं। ऐसा ही इन्होंने बना दिया है पीएससी जैसी एग्जाम जो एक संवैधानिक संस्था द्वारा आयोजित होता है। ये इस सब के अलावा एक महत्वपूर्ण बिंदु पे मैं आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि जो भी आंसर होता है उसको 3 लोग उस आंसर को चेक करते हैं। एक एग्जामिनर होता है, एक डिप्टी हेड एग्जामिनर होता है और तीसरा हेड एग्जामिनर। तीनों लोग अंक देते हैं और तीनों का एवरेजिंग किया जाता है। आप इसमें देखिए जो सोशल मीडिया में वायरल है वही चीज़ मैं आपके सामने ला रहा हूँ। मीडिया के मित्रों ने भी इसे सामने लाया है। इसमें देखिए एग्जामिनर, डिप्टी हेड एग्जामिनर और हेड एग्जामिनर तीनों के तीनों सभी प्रश्न पे बराबर के बराबर अंक दे रहे हैं। तो लगता यही है कि बिना जांच किए अपने चहेतों को सेटिंग करके नंबर दे दिया जाए, जो कि छत्तीसगढ़ के लाखों छत्तीसगढ़िया युवा भाई बहनों के पीठ पर छुरा घोंपने जैसा है। और इसीलिए हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से कल संगठन के निर्देश पर मैंने रायपुर में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था इस विषय पर और सीबीआई जांच की मांग हमने रखी है। इस सरकार ने लगातार 5 साल तक युवाओं को धोखा दिया है, अभी भी दे रहे हैं। और माननीय हाई कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है इससे पिछले वाले पीएससी के संदर्भ में सुनवाई जो चल रही है उसका वीडियो भी देखिए कि माननीय हाई कोर्ट ने किस तरह से लताड़ लगाई है। इसके अलावा इसमें जो पिटीशन लगा है आदरणीय एमपी राम कंवर जी के हवाले से पिटीशन लगा है हाई कोर्ट में, इसमें अलग अलग लोगों को कौन किससे संबंधित लोग हैं, ठीक है, किसी का रिश्तेदार भी सेलेक्ट हो सकता है, लेकिन ऐसा सहयोग क्यों, तो माननीय हाई कोर्ट में भी विषय बना हुआ है। और 18 ऐसे लोग जो कि किसी कांग्रेसी के या पीएससी से जुड़े हुए चेयरमैन या उनसे जुड़े हुए लोगों के करीबी लोग हैं, उनके संबंध में पिटीशन लगा है और आज उस पर शायद फैसला भी युवाओं के हक में आ सकता है। माननीय उच्च न्यायालय में ये विचाराधीन मामला है। तो इस तरह से पीएससी के माध्यम से, व्यापम के माध्यम से, जैसा कि आदरणीय नारायण चंदेल जी ने कहा कि पीएससी में घोटाला, व्यापम में घोटाला, भर्ती में घोटाला, रोजगार में घोटाला, हर जगह घोटाला और माफिया राज कांग्रेस ने स्थापित किया है और सब जगह से पैसा लूट करके छत्तीसगढ़ को गांधी परिवार का एटीएम बनाकर गांधी परिवार को पैसा पहुंचा रहे हैं। ऐसे लोगों को छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहन, किसान, महिला, बहनें, माताएं कोई माफ नहीं। जिले से बाहर के व्यक्ति को पद दिया है किस चीज में, मीडिया प्रतिनिधि, इसकी जानकारी हम लोग ले लेते हैं। आपने ये विषय दिया है, इसकी जानकारी संगठन के लोगों से, मुझे जानकारी इसकी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कुछ होगा तो हमारे संगठन के लोगों से हम बातचीत करेंगे। आपने अपने प्रेस वार्ता की शुरुआत में कहा था कि 15 साल तक डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बेहतर काम की, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए काम किया, छत्तीसगढ़ को संभालने के लिए काम किया। फिर ऐसा क्या कारण था कि क्षेत्र की जनता ने, प्रदेश की जनता ने 15 साल का रिजल्ट लगभग 15 सीटों तक लाके पहुंचा था? पहला सवाल है। दूसरा आपसे एक भी सवाल है कि आपने जो यात्रा शुरू किया है सरगुजा संभाग से, जसपुर से आपने शुरू किया है, इसमें टोटल 14 सीटें थी और 14 की 14 सीटें आज कांग्रेस के पास है, बीजेपी के पास एक भी सीटें नहीं। जनता ने आपको नकार दिया। देखिए ऐसा है, 15 साल हमारी सरकार रही और मुझे इस बात को कहने में कोई हिचक नहीं है कि छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छत्तीसगढ़ के समाज में सबसे पीछे और नीचे रहने वाले व्यक्ति के उत्थान के लिए और सुदूर गांव के विकास के लिए हमारी सरकार ने हर संभव प्रयास किया। आपको जितना इस कोरिया जिले में भी डेवलपमेंट दिख रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। रही बात जय और पराजय की,
तो ये तो लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है। जनता कभी किसी को नकार देती है, कभी किसी को बैठा देती है, और जनता का जो फैसला है उसको हम स्वीकार करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रजातंत्र में परिवर्तन होते रहता। दूसरी बात क्या बोले? मैंने सरगुजा संभाग के बारे में बात किया था, 14 की 14 सीटें जी। 2003 में हमारी भी 12 सीटें थी। यही तो परिवर्तन प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में। अभी अब 2023 में आप देख लेना, हम 2003 का इतिहास दोहराएंगे। धान और चावल को लेकर के अभी आप बोल रहे थे कि प्रदेश सरकार गुमराह कर रही है, जी। तो इस चीज को भाजपा और भाजपा के कार्यकर्ता आम जन तक क्यों नहीं पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हमारा गांव-गांव चलो, घर घर चलो यात्रा हुई थी। गौठानों को लेकर के हमने गौठानों में निरीक्षण करने गए थे। देखिए, ये जो सरकार है ना, छत्तीसगढ़ की सरकार, अब इनका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? नरवा गरवा गुरुआ पारी। ठीक, आप गौठानों की हालत देख लीजिए। कोई भी गौठान में चले जाइए, जिसको ये आदर्श गौठान कहते हैं वहां भी चले जाइए। मैं अपने क्षेत्र में गया हूं, अपने जिले में गया हूं, प्रदेश के कुछ गौठानों में गया हूं। गौठान आप बनाए किसके लिए हैं? गाय के लिए। वहां गाय को छोड़ करके बाकी गौठान में वहां चारे की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, छाया की व्यवस्था नहीं है। ये तो इसका ड्रीम प्रोजेक्ट का हाल है। 2 रुपए किलो में कहते हैं कि हम गोबर खरीदते हैं, 10 रुपए किलो में उस कंपोस्ट खाद को बेचते हैं, कंपोस्ट खाद के नाम से। उस खाद में कुछ भी नहीं, उसमें कोई उर्वरा शक्ति नहीं, सिर्फ मिट्टी है, गिट्टी है और गोबर के कुछ टुकड़े हैं। किसानों को बाध्य किया जाता है। ये छत्तीसगढ़ के किसानों की दुर्दशा है। उनको बलपूर्वक कहा जाता है कि इसको आपको लेना पड़ेगा। ये तो छत्तीसगढ़ की सरकार है जो अपने आप को किसान की सरकार कहती है। भाजपा एक मजबूत विपक्ष है, लेकिन आम जन तक नहीं पहुंच पा रही है बातें। सेंट्रल से जो मिल रहा है, जैसे चावल की कीमत आप एमएसपी के रूप में बताए, ये आम जनता तक क्यों नहीं जा पा रही? हमारे कार्यकर्ता और आम जनता भी समझती है, ऐसा नहीं है। मैंने आपको पहले कहा कि छत्तीसगढ़ के किसानों को, प्रदेश की जनता को इन्होंने गुमराह करने का प्रयास किया, भ्रमित करने का प्रयास किया। इन्होंने बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए हैं, विज्ञापन दे रहे हैं रोज। अगर ये विज्ञापन का ही खर्चा बचा ले तो गौ माता गौठानों में नहीं मरेगी। कांग्रेस ने 75 का लक्ष्य रखा है, बीजेपी का क्या लक्ष्य? स्पष्ट बहुमत के साथ में हमारी सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, ये सुनिश्चित है। ऐसा माना जाता है कि पिछली बार विधानसभा चुनाव में गुटबाजी की वजह से यहाँ हार हुई थी। इस बार क्या पार्टी की गुटबाजी समाप्त करने के लिए कुछ कदम उठाया जाएगा? क्या उसमें परिवर्तन होगा? हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस में जरूर गुटबाजी है, सीधे साहब भूपेश जी।